नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत बाज नहीं आया और आज के दिन हमें समझ लग गई है कि भारत ने साल 2026 में क्या कह सकता है आदमी। वन इज टेरेबल। ये ईद को तो, मेरा ईद को तो इसने तबाह कर दिया है, इसलिए कि ये इस किस्म की खबर, और हमारे पास यूनिटी नहीं है। जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं उसका बराह रास्त असर आपके ऊपर आना ही आना है। हालांकि खबर पाकिस्तान से रिलेटेड है, ईरान से रिलेटेड है, लेकिन आपके ऊपर उसका असर आप जिधर भी हैं अभी आना शुरू हो चुका होगा। शिया उलमा के साथ जो फील्ड मार्शल की गुफ्तगू हुई, तहलका खेज इंकशाफात धड़ाधड़ आना शुरू हो गए। जुम्मा स्टैब्लिशमेंट पर भारी होता है, आज नजर आ गया। अमेरिका इसराइल की यारी खुतबात में पूरे पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का ताकत का मुजाहरा उल्टा हो गया। शिया उलमा कराम जो इस नशिस्त में शामिल थे, आज वो फट पड़े और उन्होंने पूरी तफसील अवाम के सामने रखी कि असल में हमारे साथ आसिम मुनीर साहब ने किस तरह की तौहीन की है। अब एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, दुनिया पर तेल का संकट गहराया हुआ है, तो वहीं पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जंग के बीच शिया सुन्नी करने में लगा हुआ है। भारत के पूरे जनूबी एशियाई खित्ते में किस तरह से एकदम से स्पेस मिल गई भारत को? क्या हम इसको अपनी नाअहली करार दें या कि भारत की जानिब से इस पर बहुत ज्यादा वर्कआउट किया गया? बहुत काम किया भारत में, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत पता नहीं क्या हो गया उनको, न जाने। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पर अब जो मीटिंग हुआ था, सुना है अखबारों में लिखा हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की है कि इस किस्म की लैंग्वेज कम्युनिकेज में इस्तेमाल किया जाए जो एक्सेप्टेबल हो सबके लिए। मगर देखिए जी, ये भी किधर तक, कब तक ये ऐसे चीजें करते रहेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर जो धर्म के नाम पर नफरत का धंधा करता है, अब वो मौलानाओं से गिरता नजर आ रहा है। वो भी चारों तरफ से खुद को पाकिस्तान का सुपर पीएम समझने वाला मुनीर, उसकी ये मजहबी मुसीबत बहुत बड़ी हो गई है। एक ये है कि इतना मटिकुलस बंदा जो डीजीएमआई भी रह चुका, डीजीआईएसआई भी रह चुका, आर्मी चीफ बना, फिर फील्ड मार्शल के ओहदे पर कब्जा किया, सीडीएफ बन गया, अब तक गलतियों से बचा हुआ था। ऐसी गलतियां जो उसके इक़्तिदार को कमजोर करती हैं। वो अब तक सिर्फ वो काम कर रहा था, हर वो चीज कर रहा था जो उसके इक़्तिदार को मजबूत करती है। फिर अचानक इससे कुछ गलतियां होना शुरू हो गई और अब ये गेम थ्योरी है कि लोहा गर्म है और अगर कौम खड़ी हो जाए तो इसको घर भेजा जा सकता है। शिया धर्मगुरुओं को मुनीर ने धमकी दी और धमकी ये दी, और वो मौका भी देखिए, 19 मार्च को इफ्तार पार्टी के लिए बुलाया था और बुला करके मेहमानों की बेइज्जती की थी। और इफ्तार पार्टी में मुनीर ने सरेआम जो धर्मगुरु थे उनको धमकाया और धमकाते हुए ये कहा कि अगर आपको ईरान से इतनी मोहब्बत है तो ईरान ही चले जाए। ईरान के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों को चेतावनी दी कि ईरान से इतनी मोहब्बत है तो वहां चले जाए, और ईरान के समर्थन में प्रदर्शन करने पर कार्रवाई करने की धमकी भी दी गई थी। और ऐसे में इस तरह की धमकी देना मुनीर की पुरानी आदत है। कभी वो हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़काता रहा है और अब देखिए शिया मुस्लिमों के खिलाफ जिस तरह की उसने बयानबाजी की, उसके बाद अब पाकिस्तान में शियाओं का गुस्सा और भड़क उठा है। मेरे ख्याल में हमें पहचानना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है, और कभी कभी वो दुश्मन हमारे अंदर ही होते हैं और उसके बाद मिल के लड़ें, इसलिए कि ऐसा तो नहीं चल सकता है, ये तो हो नहीं सकता है ऐसे मौके पर। मीर साहब, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है ना पाकिस्तान के लिए भी सिचुएशन, क्योंकि ज़ाहिर है सऊदी अरब पर अटैक्स होते हैं ईरान की तरफ से, ज़ाहिर है अमेरिकन बेसिस पर होते हैं, बट सऊदी अरब कब तक, आप भी बताइए आपकी क्या एनालिसिस है, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करे, फिर पाकिस्तान को साइड ना लेनी पड़ जाए? ज़ाहिर है हमारा पीस पैक्ट भी, डिफेंस पैक्ट भी है उनके साथ। आप देखोगे ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है, ये दुनिया की एक कमर्शियल और फाइनेंशियल एक सिचुएशन में सबको पता चल गया है कि वेस्ट क्या कर सकता है आपके साथ, वो क्या कर सकता है जो आपने सवाल किया है, क्योंकि सब मजबूर हैं, ये सारे मजबूर हैं। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ना, मुझे एक चीज बताओ, हम कहीं भी नहीं चाहेंगे जंग हो, कहीं भी, मैं तो कहता हूँ इसराइल में भी जंग ना हो, लेकिन ये जो जंग हो रही है, क्या ये अमेरिका में हो रही है? और अमेरिका की जंग तो मिडिल ईस्ट में हो रही है, कि जिसमें मिडिल ईस्ट के लोग मारे जा रहे हैं। टैक्टिक्स आपस में लड़वा दिए। चलिए ठीक है। जब बांग्लादेश में इंटरिम सेटअप आया, शेख हसीना गई, पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए, तो उन्होंने फौरी तौर पर अफगानिस्तान से रब्ता कायम करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी जगह बना ली और बड़े हमारे लिए एक मुश्किल पैदा तो हुई है। इसके अलावा भी अगर आप देखिए तो भारत को कुछ कामयाबियाँ जनूबी एशिया में ज़रूर मिली हैं, उसमें उनकी भी कोई ख़ास, उनकी कोई सफारतकारी की वो दलील नहीं है कामयाबी की, लेकिन भारत उनके लिए हालात कुछ बेहतर
होते नज़र आ रहे हैं, इन द सेंस कि देखिए बांग्लादेश में इंटरिम सेटअप था, वो काफ़ी उन्होंने ऐसे इकदाम लिए जो भारत को पसंद नहीं थे, क्योंकि शेख हसीना वहाँ पे हैं, पनाह लिए हुए हैं। तो इंटरिम गवर्नमेंट का डॉक्टर यूनुस का ये था कि भाई उनको वापस किया जाए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, बल्कि फ़ैसला सुना दिया गया है, तो उनको वापस किया जाए, वो उन्होंने नहीं किया। अब जो नई हुकूमत आई है तारिक रहमान साहब की, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से है, उनका जो पहला काम था उन्होंने यही किया कि उनके जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं उनको भारत भिजवा दिया। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, अपना किरदार अदा करता, लेकिन यहाँ अभी अल्लामा राजा नासिर बास जो अपोजिशन लीडर भी हैं, उनका मैं बयान सुन रहा था, उनका कुफार को फौजी अड्डे देना, बेसिस देना, जगह देना, क्या ये दुरुस्त है? ये जंग तो पूरे मशरिक की इस्लामी ममालिक के मुस्तकबिल की बन चुकी है। और अभी जो उनके सहाफ़ी हैं, नून लीग के और अस्करी सहाफ़ी हैं, उनकी दयानात आप देखें जी, ईरान के साथ तकलीफ है तो ईरान चले जाएं, अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान चले जाएं। भाई ये रिटायर होकर अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये क्या सऊदी अरब चले जाते हैं? इन्हें तो कोई मना नहीं करता। पाकिस्तान बनाने वाले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नात, ये इनकी किसी जर्नल के बाप ने नहीं बनाया, ये इनके बाप की किसी जागीर नहीं है, ये सरकारी ओहदेदार है, नौकरी खत्म। ये अपने बच्चों को तो भेज सकते हैं हर जगह, ये अपने खानदान के लिए तो पासपोर्ट बनवाते हैं, दूसरों को जी उधर चले जाएं बात करें। भाई वहां जुल्म हो रहा है, क्यों ना बात करें हम लोग? ये मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उनकी मुलाकातें वहाँ रॉ के चीफ के साथ भी हुई, शायद अजीत दोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनके साथ भी हुई। तो ये एक बड़ा बांग्लादेश ने एक बड़ा स्टेप उठाया है कि जो मामलात बिगड़ गए थे शेख हसीना की जानिब से, और ख़ास तौर पे इंटरिम सेटअप के दौरान, उनको बहाल या ठीक करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है, जिससे मैं ये मतलब देता हूँ, मैं पहले भी हम डिसाफर में डिस्कस करते रहे हैं कि बांग्लादेश के लिए बेहतर है कि वो भारत के साथ में ताल्लुकात को ठीक रखे, क्योंकि भारत के साथ ताल्लुकात उनके लिए मजबूरी तो है। एक बहुत बॉर्डर एरिया बहुत बड़ा है, और उनके 5-6 जो रियासतें हैं इंडिया की, उनके साथ उनके बॉर्डर लगते हैं। भारत के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है बांग्लादेश मुख्तलिफ जहतों से। तो ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी हुकूमत आ जाए, और ख़ास तौर पर भारतीय। पाकिस्तान से आई ये वीडियो देखकर आप दंग रह जाएंगे। मौलाना ने पीएम मोदी से हेल्प मांगी है। दोस्तों, जो लोग इंडिया में बैठकर हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते हैं और पाकिस्तान की साइड लेते रहते हैं, उनके लिए ये एक आई ओपनर है। पाकिस्तान जो खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार कहता है, आज वहां के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पहले अफगान्स को निकाला गया और अब वहां की शिया कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये सिचुएशन से गुस्सा होकर वहां के मौलाना अब खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को तक वार्निंग दे दी है। मौलाना का कहना है कि जब तक उनका देश उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, तब तक किसी को नसीहत देने का कोई हक नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां से ऐसी वॉइसेस उठ रही हैं जो पीएम मोदी और इंडिया की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तारीफ कर रही हैं। उन्हें समझ आ गया है कि असली सेकुलरिज्म और सेफ्टी कहां पर है। पाकिस्तान आज टूटने की कगार पर है और वहां के लोग अब हेल्प के लिए इंडिया की तरफ देख रहे हैं। जो लोग कहते थे कि इंडिया में लोग सेफ नहीं हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए ताकि उन्हें रियलिटी चेक मिले। रियलिटी ये है कि इंडिया दुनिया का सबसे सेफेस्ट देश है। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।